नमस्ते। आप सुन रहे हैं लीगल ज्ञान लाइब्रेरी, जहां कानूनी विचार और दर्शन का अद्भुत संगम मिलता है। नमस्कार। आज हम रामानुजाचार्य के जीवन, उनके दर्शन यानी विशिष्टाद्वैत और उनकी विरासत पर आधारित सामग्री पर बात कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि इसे और बेहतर और असरदार कैसे बनाया जा सकता है। पहली बात जो नोटिस में आती है वो ये कि सामग्री में रामानुज की जीवन की घटनाएं हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनकी विरासत का जिक्र है, पर ये सब आपस में जुड़े हुए एक कहानी की तरह नहीं लगते। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे अलग-अलग टुकड़े रख दिए गए हों। जानकारी थोड़ी खंडित सी महसूस होती है। जैसे हम उनके जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं, वो कांची में यादव प्रकाश के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, या फिर श्रीरंगम में यमुनाचार्य की मृत्यु का वो प्रसंग। हाँ, लेकिन ये घटनाएं उनके जो गहरे दार्शनिक विचार हैं, जैसे विशिष्टाद्वैत, उससे कैसे सीधे सीधे जुड़ती हैं, ये उतना साफ नहीं होता। सही। और फिर एकदम से हम आज के ज़माने में आ जाते हैं, जैसे वो हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का जिक्र है, पर वो उनकी शिक्षाओं से या उनके जीवन के मकसद से कैसे जुड़ा है, ये लिंक थोड़ा सा कमज़ोर लगता है। हाँ, ये बात तो है। कई बार लगता है जानकारी दोहराई भी गई है, शायद अलग-अलग स्रोतों से ली हो, और विषय भी अचानक बदल जाते हैं। बिल्कुल। पढ़ने वाले को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इन सब बिखरे हुए हिस्सों को मन में जोड़ने के लिए। वो जुड़ाव, वो फ्लो नहीं बन पाता। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? सुझाव क्या रहेगा? शायद दार्शनिक बातों को जीवनी के साथ ही मिला दे? हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। बजाय इसके कि हम दर्शन को एक अलग सेक्शन में समझाएं, क्यों ना उसे कहानी में ही बुन दें। मतलब ये दिखाएं कि कैसे उनके जीवन की जो खास घटनाएं थीं, जैसे आपने यादव प्रकाश वाले शास्त्रार्थ का जिक्र किया, उन्हीं घटनाओं ने उनकी मुख्य शिक्षाओं को, जैसे विशिष्टाद्वैत है या भक्ति का महत्व है या शरणागति है, इनको कैसे प्रभावित किया, या कैसे ये घटनाएं उन शिक्षाओं का उदाहरण बनी। अच्छा। इससे पाठक को ये महसूस होगा कि ये विचार सिर्फ किताबों के नहीं थे, बल्कि जीवन के अनुभवों से निकले थे, उनमें जिए गए थे। हाँ, ये ज्यादा कनेक्टिंग लगेगा, जैसे वो यादव प्रकाश वाला उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। जब यादव प्रकाश के साथ उपनिषद के वाक्यों पर, जैसे कप्यासम पुंडरीकम या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की व्याख्या पर उनका मतभेद हुआ, इस तरह दर्शन सिर्फ एक अलग चैप्टर नहीं रहेगा, वो कहानी का ही हिस्सा बन जाएगा। और इसी लॉजिक से जब विरासत की बात करते हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, हाँ, उसे भी सिर्फ एक फैक्ट की तरह नहीं बताना है, उसको भी उनकी सोच से जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। सिर्फ ये कहना कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता का प्रतीक है, काफी नहीं है। हमें दिखाना होगा कि रामानुज ने खुद समानता के लिए क्या किया था। अच्छा। उनके वो सामाजिक काम, कैसे उन्होंने मंदिरों में उन लोगों को भी एंट्री दिलवाई जिन्हें तब अछूत माना जाता था, कैसे जाति पाति को चुनौती दी, और फिर इसे उनके दर्शन से जोड़ना है कि ये सिर्फ समाज सुधार नहीं था। हाँ, कि ये उनके गहरे दार्शनिक विश्वास पर आधारित था कि भाई सारी आत्माएं तो असल में ब्रह्म का ही अंश है, इसलिए सब बराबर हैं। जब हम ऐसे जोड़ेंगे ना, तो वो स्टैच्यू सिर्फ एक मूर्ति नहीं रहेगा, उनके विचारों का जीता जागता सबूत बन जाएगा, और पाठक समझेगा कि उनकी विरासत आज भी क्यों जरूरी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इससे पूरी बात ज्यादा ठोस और जुड़ी हुई लगेगी। बिल्कुल। अच्छा, तो ये हुआ पहला पॉइंट, फ्लो और इंटीग्रेशन का। अब एक और चीज है जो थोड़ी खटकती है। सामग्री में जानकारी तो बहुत है, पर कहीं कहीं पारंपरिक भक्ति वाली कहानियां, चमत्कार वगैरह और जो गंभीर दार्शनिक विश्लेषण हैं, वो आपस में मिल से गए हैं। मतलब साफ पता नहीं चलता कब कहानी है और कब विश्लेषण। हाँ, ये एक बहुत नाजुक मसला है, और अक्सर ऐसी सामग्री में ये चुनौती आती है। देखिए, रामानुज सिर्फ एक दार्शनिक तो थे नहीं, वो एक महान संत भी थे। हाँ। और उनकी परंपरा में चमत्कारी घटनाओं का बहुत महत्व है, जैसे वो यमुनाचार्य की उंगलियों का सीधा हो जाना, या कांची लौटते वक्त भगवान का खुद आकर मदद करना। ये कहानियां भक्तों के लिए बहुत अहम है। सही बात है। दिक्कत तब होती है जब इन भक्ति वाली बातों को उनके दार्शनिक तर्कों या ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ऐसे मिला दिया जाता है जैसे दोनों एक ही लेवल की सच्चाई हों। इससे कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, पढ़ने वाला थोड़ा उलझन में पड़ सकता है कि इस टेक्स्ट का असल मकसद क्या है, इतिहास बताना, दर्शन समझाना या भक्ति जगाना। विश्लेषण की जो गहराई है वो भक्ति की चाशनी में थोड़ी घुल सी जाती है।
तो फिर क्या करें? इन कहानियों को हटा दें? लेकिन वो भी तो उनकी विरासत का हिस्सा हैं। दिखाती हैं कि लोग उन्हें कितना मानते थे। नहीं नहीं, हटाना बिल्कुल सही नहीं होगा। वो तो जरूरी हिस्सा है परंपरा का, और रामानुज के प्रभाव को भी दिखाती हैं। सुझाव ये है कि हम बस साफ तौर पर फर्क करें। अच्छा, कैसे? मतलब जो ऐतिहासिक या जीवनी के तथ्य हैं, जन्म, गुरु, यात्राएं वगैरह, जो उनके दार्शनिक तर्क हैं, जैसे श्री भाष्य में दिए गए, और जो पारंपरिक या भक्ति वाली कहानियां हैं, जिन्हें संत चरित्र कह सकते हैं, इन तीनों को अलग अलग पहचान दे। ओके। भक्ति वाली कहानियों को उनके सही कॉन्टेक्स्ट में रखें। शायद ऐसे बताएं कि ये कहानियां दिखाती हैं कि रामानुज ने लोगों में कैसी श्रद्धा जगाई, या ये उनके जीवन को समझने का पारंपरिक तरीका है। उन्हें अकाट्य ऐतिहासिक तथ्य की तरह पेश करने से बचें। अच्छा, तो असल में लिखते समय ये कैसे दिखेगा? कुछ खास शब्द इस्तेमाल करें? हाँ बिल्कुल, जब ऐसी किसी घटना का जिक्र करें, जैसे यमुनाचार्य की उंगलियों वाली बात या कांची वापसी का चमत्कार, तो हम साफ कह सकते हैं पारंपरिक विवरणों के अनुसार, या संत चरित्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि, या फिर श्री वैष्णव परंपरा में ये माना जाता है कि। ऐसे वाक्य इस्तेमाल करने से हम कहानी का महत्व भी मानते हैं, परंपरा का सम्मान भी करते हैं, लेकिन साथ ही ये इशारा भी दे देते हैं कि ये जानकारी थोड़ी अलग तरह की है, ऐतिहासिक तथ्य दार्शनिक तर्क जैसी नहीं। हाँ, ये संतुलन बना देगा। बिल्कुल। इससे पढ़ने वाले को भी समझने में आसानी होगी कि वो क्या पढ़ रहा है, और सामग्री की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, क्योंकि लगेगा कि लेखक अलग अलग तरह के स्रोतों को समझता है। सही कहा। तो पाठक भक्ति और विश्लेषण दोनों की सराहना कर पाएगा बिना कंफ्यूज हुए। बहुत अच्छा। जी। चलिए, अब तीसरे और शायद सबसे अहम बिंदु पर आते हैं। सामग्री में विशिष्टाद्वैत के अलग अलग पहलू, ब्रह्म कैसा है, चित अचित से रिश्ता, ज्ञान कैसे मिलता है, मोक्ष कैसे मिलता है, इन सब पर काफी डिटेल में बात की गई है। हाँ, की तो गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि रामानुज का जो खास योगदान है, जो उनकी यूनिक देन है, और उसका जो लंबा असर हुआ है, उस पे शायद और जोर दिया जा सकता है, खासकर जब हम उनकी तुलना शंकर या अद्वैत वेदांत से करते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सामग्री ये तो बताती है कि रामानुज ने क्या कहा, लेकिन ये उतने जोर से नहीं बताती कि उनका कहना क्यों इतना महत्वपूर्ण था। भारतीय दर्शन में, खासकर वेदांत के अंदर, उनकी खास जगह क्या है? हाँ, वो सो व्हाट वाला एंगल। एग्जैक्टली। सोचिए उस समय शंकर के अद्वैत का कितना प्रभाव था। ब्रह्म निर्गुण है, जगत माया है। ऐसे माहौल में रामानुज का विशिष्टाद्वैत लेकर आना ये कोई छोटी बात नहीं थी। सही। सामग्री को ये उभारना चाहिए कि रामानुज ने सिर्फ एक और थ्योरी नहीं दी, उन्होंने वेदांत की बहस का रुख मोड़ा, और उनका असर सिर्फ फिलॉसफी तक नहीं रहा, बाद के हिंदू धर्म पर, पूरे भक्ति आंदोलन पर, और वैष्णव संप्रदायों वडकलई तेनकदई पर उनका बहुत गहरा असर पड़ा। ये तो क्या वाला पहलू उनके विचारों का असली महत्व और नतीजा है। इसे और शार्प बनाना होगा, इसे कहानी का सेंट्रल थीम बनाना होगा। अभी ये थोड़ा बिखरा हुआ है। हाँ, इसे एक मजबूत तर्क की तरह पेश करना होगा। तो इसके लिए क्या करें? रामानुज के इनोवेशंस पर ज्यादा फोकस करें? हाँ बिल्कुल, हमें उन खास बातों पर ध्यान देना चाहिए जहां रामानुज ने कुछ नया या अलग किया। जैसे उन्होंने तर्क दिया कि वेद उपनिषद एक गुणवान दयालु ईश्वर की बात करते हैं, जिससे भक्ति से जुड़ा जा सकता है। अच्छा। दूसरा, ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि कैसे उन्होंने दो महान धाराओं, संस्कृत की वैदिक उपनिषद वाली धारा और तमिल आलवार संतों की भावुक भक्ति वाली धारा का संगम कराया। ये बहुत बड़ा काम था। उन्होंने अलवारों के पदों को वेदों जैसा सम्मान दिया। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और भक्ति को सिर्फ भावना नहीं, बल्कि ज्ञान और कर्म के साथ मोक्ष का एक पुख्ता दार्शनिक रास्ता बनाया। तीसरा, उनके दार्शनिक तर्कों को उनके सामाजिक कामों से सीधे जोड़ना चाहिए। जैसे उनका वो मानना कि सारी आत्माएं ब्रह्म का शरीर हैं। इसी सोच से उन्हें सामाजिक बराबरी और मंदिर प्रवेश जैसे काम करने की प्रेरणा मिली। इसके कुछ ठोस उदाहरण दे सकती हैं कि कैसे दिखाया जाए इसे? जरूर। जैसे जब विशिष्टाद्वैत समझा रहे हों तो सिर्फ थ्योरी मत बताइए, उसकी सीधी तुलना अद्वैत से कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट।
अच्छा, जैसे जैसे जगत की वास्तविकता पर दोनों क्या कहते हैं। रामानुज के लिए जगत सत्य है, ब्रह्म का शरीर है। शंकर के लिए व्यवहारिक सत्य है, पर पारमार्थिक रूप से मिथ्या। ब्रह्म की प्रकृति पर रामानुज के लिए सगुण, शंकर के लिए निर्गुण। आत्मा की स्थिति रामानुज के लिए अंश, अलग पर आश्रित। शंकर के लिए मूलतः एक। मुक्ति का मार्ग रामानुज के लिए भक्ति प्रपत्ति मुख्य, शंकर के लिए ज्ञान मुख्य। हाँ, इस तुलना से फर्क साफ दिखेगा। बिल्कुल, इससे रामानुज की खासियत तुरंत उभर कर आएगी। और उनका वो शरीरी भाव वाला सिद्धांत। हाँ, उसे एक मेजर इनोवेशन की तरह पेश करना चाहिए। ये सिद्धांत दिखाता है कि अनेकता, जीव जगत भी सच है, पर वो एकता ब्रह्म पर ही टिकी है और उसी से कंट्रोल होती है। ये वेदांत की पुरानी पहेली का एक बहुत अनोखा हल था। और फिर भक्ति और शरणागति प्रपत्ति को सिर्फ डिफाइन मत कीजिए, इस पर जोर दीजिए कि रामानुज ने कैसे इन्हें शास्त्रों के आधार पर मोक्ष का प्राइमरी और फिलोसॉफिकली साउंड रास्ता साबित किया। ये सिर्फ इमोशनल बात नहीं थी, एक सोची समझी दार्शनिक पोजीशन थी। अच्छा, फिर आप बता सकते हैं कि कैसे इसी स्थापना ने बाद में रामानंद, कबीर, तुलसीदास और पूरे वैष्णव भक्ति आंदोलन को एक दार्शनिक आधार दिया, उन्हें प्रेरित किया। और वो वडकले केनकले विभाजन का क्या? उसका भी संक्षेप में जिक्र करके ये साफ करना चाहिए कि ये विभाजन भी रामानुज की विरासत की व्याख्या से ही निकला है, खासकर कृपा और प्रयास के संबंध में, यानी प्रपत्ति कैसे काम करती है। वो बंदर और बिल्ली वाले उदाहरण? हाँ, वही। एक मत वडकले कहता है कि कुछ कोशिश करनी पड़ती है, बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है। दूसरा तेनकले कहता है कृपा बिना शर्त है, बस समर्पित हो जाओ, बिल्ली का बच्चा माँ खुद उठा लेती है। ये दिखाना कि उनके विचारों पर बाद में इतनी गहरी बहस हुई, ये उनके असर की गहराई बताता है। हाँ, ये सब जोड़ने से उनके काम का सही महत्व समझ आएगा। बिल्कुल, पाठक उनके स्थायी प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ पाएगा। बहुत बढ़िया। ये तीनों बिंदु, कथा का प्रवाह, जानकारी का वर्गीकरण और अद्वितीय योगदान पर जोर, ये वाकई सामग्री को बहुत बेहतर बना देंगे। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, हाँ, तो पहला सुधार सूत्र है जीवन, दर्शन और विरासत को एक बहती हुई, जुड़ी हुई कहानी में पिरोना। हाँ, और दूसरा पारंपरिक भक्ति वाली कहानियों और दार्शनिक विश्लेषण के बीच साफ फर्क करना। भक्ति की कहानियों को उनके सही संदर्भ में रखना, शायद परंपरा के अनुसार जैसे शब्दों के साथ, ताकि विश्लेषण की स्पष्टता बनी रहे। बिल्कुल। और तीसरा, वेदांत दर्शन और भक्ति आंदोलन पर रामानुज के खास और स्थायी असर को और ज्यादा उभारना। इसमें अद्वैत से तुलना, उनके खास सिद्धांतों का महत्व समझाना और संस्कृत तमिल संगम को हाईलाइट करना शामिल है। हाँ, बिल्कुल। इन सुधारों से ये सामग्री न सिर्फ पढ़ने में ज्यादा आसान और साफ होगी, बल्कि रामानुजाचार्य के विचारों की गहराई और उनके ऐतिहासिक महत्व को भी ज्यादा अच्छे से सामने लाएगी। बहुत खूब। हम उम्मीद करते हैं कि ये सुझाव आपके काम आएंगे। और अगर आप इन पर काम करने के बाद अपनी सामग्री पर दोबारा बात करना चाहें, तो हमें उसे फिर से देखने में खुशी होगी।